Hello student, in the fourth PPT of Indian economy we discuss about the different types of economic resources under the heading of overview of economic resources. Economic resources meaning, अगर हम definition wise इसको समझते हैं तो these are the inputs that are used to create थिंग्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट, यानी कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए या प्रोडक्ट आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए जो भी इनपुट्स यूज़ होते हैं, दीज ऑल आर इनपुट्स नोन एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यानी इन सभी इनपुट को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहा जा सकता है। और ये बेसिकली जो है वो इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करते हैं। इकोनॉमिक and the growth and the strength of any country depends ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे देखिए कंट्री की ग्रोथ है, चाहे कंट्री की स्ट्रेंथ है या उसकी जो पोजीशन है वो भी डिपेंड करती है। ये फिज़िकल इंडॉलमेंट, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स इंडॉलमेंट, चाहे वो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ मैन पावर हो, उनका एक कंबाइन फॉर्म होते हैं। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट और इसेंशियल थिंग्स है। इसके बिना जो है कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकती। In this slide we discuss the classification of economic resources. Economic resources are basically classified into two way. First is natural resources and second is infrastructural facility. सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो स्लाइड में जैसे है, लैंड रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। ह्यूमन रिसोर्स को हम डिटेल्ड में पीपीटी फिफ्थ में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैंने चार रिसोर्सेज को ही एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन द्वारा अपने यूटिलाइज करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूटिलाइजेशन के लिए जो इन्वायरमेंट से उसने अचीव करे, जो ढूंढे, वो जितने भी चीज़ें हैं वो सब जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो वुड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे आयरन हो, चाहे कोल हो, चाहे अदर टाइप्स ऑफ मिनरल हो, ये सभी जो है जिसको वो अपने यूज़ के लिए, डिफरेंट यूजेस के लिए इस्तेमाल करता है, दोहन करता है, तो इन सबको इकोनॉमिक रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, जो उसे नेचर से मिलते हैं। अ नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग फाउंड इन नेचर दैट पीपल कैन यूज टू मीट देयर नीड्स। यूएन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्स की जो डेफिनेशन है कि जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के लिए ढूंढा है और उसको वो इस्तेमाल करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का यूज़ केवल और केवल हैबिटेट की फॉर्म में रहने के लिए नहीं किया जाता। इसका जो अदर प्रोडक्शन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। रोड देखिए, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, तो वहाँ पर भी जो है नेचुरल रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इंडिया के लैंड रिसोर्स की अगर हम जानकारी थोड़ा साझा करें आपसे, तो 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है इंडिया का, जो कि वर्ल्ड बेस में सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री हमें बनाता है। और अप्रॉक्सीमेट 93% जो एरिया है इंडिया का वो यूज़ होता है 30.5 करोड़ हेक्टेयर, जिसका टोटल अमाउंट है, जिसमें लगभग 21% हमारे फॉरेस्ट एरिया और 43% समथिंग जो है वो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है। इसकी कैटेगरी जो है वो नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, बैरन लैंड्स के आधार पर इसको डिवाइड भी किया गया। और इंडिया जो है वो अलग अलग तरीके की सॉइल और अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी को रखता हुआ एक बृहत लैंड रिसोर्सेज यहाँ है। In the current slide we discuss about a very most important types of natural resource, forest resource. फॉरेस्ट रिसोर्स जो है वो एक तरीके से किसी भी कंट्री का एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ये चाहे वुड्स के लिए हो, चाहे
जानवरों के चारे के लिए हो या फिर और चीज़ों के लिए भी हो, तो फॉरेस्ट रिसोर्स हमारे बहुत सारे एलिमेंट जो हमें होते हैं वहाँ यहाँ से मिलते हैं। इंडिया में जो फॉरेस्ट रिसोर्स है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल ओवरऑल 21% जो लैंड है उस पर फॉरेस्ट इंडिया में। 52 में जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो एक एक्ट बनाया था उसके अनुसार 1/3 ज़मीन पे आपके फॉरेस्ट होना ज़रूरी होती है, बट 1/3 ज़मीन, लेकिन 1/3 ज़मीन यानी 33% पे तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन 21% है। इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट सबसे बड़ा जो मेजर एक हमारा ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे हमारे यहाँ हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट की संख्या है वो 75% से भी ज़्यादा है। इवन मध्य प्रदेश में भी फॉरेस्ट बहुत है, बट कुछ कुछ जो स्टेट हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, जैसे कोलकाता है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो एक भी हमारे यहाँ ना तो रिवर है ना फॉरेस्ट प्रॉपर तरीके से, और जो है वो भी मेट्रो की वजह से उसमें पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, ये कल को कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बन सकता है। और फॉरेस्ट का लगातार मतलब कम होना ये बहुत ही खतरे की बात है। इसको ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए एक साझा कार्यक्रम जो है वो राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किया। एट प्रेजेंट टाइम 20.52 से इसे बढ़ा के 21 पॉइंट समथिंग कर दिया गया, और आगे 2022 तक इसको 23% करने की जो है वो उस ओर जो है गवर्नमेंट्स काम कर रही है। वाटर रिसोर्सेज, देखिए वाटर रिसोर्सेज में चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे अदर जो भी वाटर हो वो सारा, क्योंकि इसमें ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक और रिजर्वर सभी का पानी जो है वो वाटर रिसोर्सेज में आता है। वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 87% जो वाटर रिसोर्स है हमारा टोटल इंडिया में वो एग्रीकल्चर यूज़ में आता है, जबकि जो बचा हुआ जो 13% है वो केवल और केवल इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ में अगर आप बात करते हो रेजिन बनाने की, स्टील बनाने की या कॉपर प्योरीफाई करने की, तो सभी जगह आप देखते हो वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंडिया जो है वो क्वाइट रिच है वाटर रिसोर्सेज के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ जो हैं कंटिन्यूसली पूरे साल बहती रहती हैं, और लगभग लगभग जो है हमारे यहाँ 45% जो सिस्टम है रिवर्स का वो यूज़ होता है इस फ्लो में। और इसको अगर पिछले कुछ दशकों से देखा जाए तो 51 में जो इसका फ्लो का जो अमाउंट था वो 17% ही हम यूज़ कर पाते थे, जो अब बढ़ के 42% तक हो गया है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड बाय कैनल सिस्टम्स और इरिगेशन के से अब हम कवर कर चुके हैं। तो वाटर रिसोर्सेज का इंडिया ने काफ़ी हद तक पॉजिटिव यूज़ किया। हाँ, इंडस्ट्री में अभी इसको ट्रीटेड वेस्ट को सही करना, सीवेज वेस्ट में रिड्यूस करना जो है एक बड़ा टास्क रह गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है पानी का वो कुछ ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज मिनरल रिसोर्सेज। देखिए मिनरल क्या है, ये एक सॉलिड मटेरियल होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट से फॉर्म किए जाते हैं। इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज को अगर आप समझते हो तो इंडिया में बेसिकली 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में जो है वो आयरन या एल्यूमिनियम टाइप्स ऑफ कुछ ये मिनरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में होते हैं। उसके अलावा इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सेकंड जो है जो केवल हमारे अपने यूज़ के लिए हो पाते हैं, जिनमें ना हम एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, सिलिका है, कॉपर है, बॉक्साइट है, और उसके अलावा मैंगनीज वगैरह कुछ है। और उसके बाद जब जो थर्ड कैटेगरी हमारी आती है, थर्ड कैटेगरी में कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे यहाँ उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती है, जैसे जिंक है, फॉस्फेट है, क्रूड ऑयल है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जैसे मैक्सिमम हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें हम इतनी भी कंडीशन में नहीं है कि ये चीज़ को जो हम अपने खुद के मिनरल रिसोर्सेज से पूरा कर सकें। तो काफ़ी बड़ा एक फॉरेन रिजर्व जो है हमारा वो मिनरल ऑयल, सॉरी मिनरल जो क्रूड ऑयल मिनरल है उसको ख़रीदने में हमारे खर्च होता है, और उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर रिजर्व ख़रीदने में हमारा काफ़ी फॉरेन रिजर्व जो है वो खर्च होता है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़।
देखिए कोई भी कंट्री जो है वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के ग्रोथ नहीं कर सकती। तो जब हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करा था तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, ये सारे ही तरीके के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं उनका यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की जो 2003 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, उसके बाद चाहे पूरे देश की जो नदियों के विकास के बारे में बात की गई हो, उसके अलावा रेलवे का जो एक चैनल बढ़ाने की बात हो, अभी जो हमारा रेल नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है वो रेल नेटवर्क हम अपना रखते हैं। चाहे डिस्टिंक्ट रोड की मात्रा 4,70,000 किलोमीटर हुई हो, स्टेट जो रोड्स हैं उनकी 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अपनी है, नेशनल हाईवे को 1,70,000 किलोमीटर जो है वो बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा अभी हमारे जो ओवरऑल नेशनल हाईवे हैं वो केवल 23% ही जो है वो 4 लाइन हुए हैं। तो उनको 4 लाइन जो सुविधा है उसको बढ़ाना है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के 100 से ज़्यादा स्मॉल एयरपोर्ट बनाने का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक एयरपोर्ट हो। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो जो 13 स्टेट में अभी है उसको बढ़ा के इवन जो गंगा से हल्दिया तक का जो नया एक वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने सुनाया है। तो ये सभी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कंट्री की जो है पीछे हो जाएगी। सेकंड में आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए देखिए क्या है, आजकल जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विशेष क्रांति हुई है। कंप्यूटर्स का युग तो है ही है, साथ साथ 4G के बाद अब 5G का भी ज़माना जो है वो आने वाला है। तो 5G स्पेक्ट्रम की ज़्यादा मात्रा में डेटा का ट्रांसफ़र, ऑनलाइन डिजिटल गतिविधियों का आदान प्रदान, तो कम्युनिकेशन का तेज़ होना, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री है सोसाइटी के लिए। तो अच्छी कम्युनिकेशन अगर होगी तो उसका रिज़ल्ट आउटकम अच्छा आ सकता है। तो अच्छे आउटकम के लिए प्रॉपर कम्युनिकेट चीज़ों को करना, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में कम्युनिकेशन पे बेसिक जोर दे रही है। थर्ड वन इज़ पावर सेक्टर। देखिए पावर सेक्टर की अगर बात हम करते हैं तो सन 2000 में जो पावर सेक्टर में डिमांड थी वो थर्मल जो है उस पर बहुत ज़्यादा थी, जिसमें 72% हम थर्मल पे डिपेंड थे। उसके बाद 24% हाइड्रो पावर से। अब जो कॉन्सेप्ट आया हाइड्रो पावर का, हमें चीज़ों को बढ़ाना है थर्मल, क्योंकि थर्मल पॉल्यूशन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो थर्मल गैस और डीजल से होने वाले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को हम अपना कमी ला रहे हैं, और एट प्रेजेंट टाइम लगभग हम 63 के आसपास पहुंच चुके हैं। और जो हमारा हाइड्रो पावर से है वो 32 के आसपास पहुंच गया है, जबकि न्यूक्लियर पावर से भी हम बढ़ के 4% के आसपास आ गए हैं अब तो जो है हमारा। और ऑन एन एवरेज जो है अब सन जो सोलर एनर्जी का यूज़ है, सोलर एनर्जी को भी पावर सेक्टर में यूज़ करना और लगभग 13 to 15% पावर वहाँ से जनरेट करना, इसका भी गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है। इरिगेशन की बात जब हम करते हैं तो इरिगेशन में जो पहले 17% जो वाटर हमारा जो यूज़ होता था इरिगेटेड लैंड में, आज वो जो बढ़ के 42% हुआ है। वाटर वेस्टेज को हमने रिड्यूस करा है, और इरिगेशन फैसिलिटी हमारे स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आया है, और नई नई तकनीकों से किसानों ने इरिगेशन में बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है वो उपलब्ध उन्हें कराया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, मंगल के पर अपना यान भेजना हो, चाहे चंद्रमा का जो चंद्रयान सफल मिशन है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की है। और जो हमारी जो ग्रोथ है उसके साथ साथ ये जो है वो बहुत ही जो है वो चीप भी है। अगर बात करते हैं तो हम अमेरिका के जो भी जो मिशन है उससे 100 गुना कम पैसों में, 100 गुना कम लागत में जो है वो इन सब चीज़ों को कर पाए हैं। तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विज्ञान की जो बढ़ती गतिविधियां हैं वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है राष्ट्रीयकृत बैंकों के रूप में वो अच्छे हुए हैं। प्राइवेट बैंकों का भी हमारे यहाँ एक लंबा चैनल आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे BSE हो, उसमें जो मनी क्रिएशन है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, और एट प्रेजेंट टाइम दुनिया का 6th सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो कंट्री बन के उभरी है भारत, जिसमें बहुत ही
ज़्यादा मात्रा में संभावनाएं हैं कल को डेवलपमेंट के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी अपना परफेक्ट रोल प्ले किया है और आगे आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी ग्रूम कर सकते हैं और जहाँ डेवलपमेंट अभी शुरुआती हुआ है, चाहे वो रियलिटी सेक्टर हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो अदर जो इकोनॉमिक जोन्स हों, जहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के चांस हैं। इन दिस स्लाइड आई डिस्कस अ डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि किसी गवर्नमेंट या कम्युनिटी को चलाने के लिए, चाहे वो रोड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, पावर जनरेशन हो, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। In next some slide we discuss about the state of infrastructure in India। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या क्या संभावनाएं फ्यूचर में हैं और किस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है दिखता है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिए तो 24% जो नेशनल हाईवे है वो 4 लेन है। तो यानी कि इमर्स इम्प्रूवमेंट की वहाँ ज़रूरत है। 76% अभी भी बचा, तो उसको 4 लेन होने के लिए मनी चाहिए होगी। मनी के लिए क्या है, आजकल ट्रिपल पी मेथड चल रहा है, ठीक है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चीज़ों को करा जा रहा है। और ऊपर देखिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की पड़ने वाली है इंडिया को, वो यूएस डॉलर में अगर आप देखते हो तो 777.73 बिलियन की पड़ने वाली है 2022 तक। तो सस्टेनेबल कंट्री डेवलपमेंट के लिए इतने बड़े अमाउंट में जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, मीन्स कैपिटल क्रिएशन का यहाँ पर बहुत अच्छा एक वो है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अच्छी ग्रोथ का भी एक हमें मार्केट दिखता है इंडिया में। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन में अगर बात की जाती है 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की भी, तो उसके लिए भी आपको देखिए बहुत एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होगी, जिसमें ऑटोमेटिक रूट से 100% तक एफडीआई को परमिट कर दिया गया है। एफडीआई का आना कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व्स इंडिया में आएंगे, ठीक है, तो ये एक बड़ा वो हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इस सेक्टर को काफ़ी लिबरल किया गया है। बहुत सारी डील्स हुई हैं 2019 में, जिसमें लगभग 40% जो है वो पीवी रेशियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, जो कि फॉरेन सेक्टर से आया हुआ है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा मार्केट बाजार देख रहा है। चाहे वो जापान के द्वारा यहाँ होने वाली मेट्रो की गतिविधि हो, मेट्रो के साथ साथ अब तो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में जो है वो लॉन्च हो चुका है। ये गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में देखे जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ हाईवे और रिन्यूएबल एजेंसी एनर्जी के लिए, अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्रामीण ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना गवर्नमेंट उसका प्रयास कर रही है। इसके लिए वो ट्रिपल पी मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश में है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना विज़न रखते हुए 1920 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को स्पेशल पैकेज और स्पेशल चीज़ों को वहाँ लाने के लिए जो है वो बात अपनी रखी। इसी के साथ देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने स्लाइड में दिखाए हैं कि 1.4 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में लाना, 14.31 बिलियन को टोल टैक्स के माध्यम से जनरेट कराना 2020-21 तक, इंफ्रास्ट्रक्चरल को पुश करने के लिए 1,69,636 करोड़ की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ठीक है, नए नए सस्टेनेबल रिसोर्सेज को ढूंढकर उसको आगे की ओर रखने की कोशिश करना। 2120 तक मेट्रो रेल नेटवर्क को जो है वो 657 किलोमीटर तक बढ़ाना। इसके लिए 72,216 करोड़ का जो स्पेशल जो है वो एक पैकेज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा। कम्युनिकेशन सेक्टर्स में कुछ अलॉटमेंट जो कि यूएस डॉलर में 5.36 बिलियन का है, उसको पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए बढ़ाना, ठीक है। यूनियन बजट में 72,216 करोड़ को अलग से इंडियन
रेलवे को एलोकेट किया गया है। उसके साथ ही साथ जो है वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास उसमें जनरेट। साथ ही जो है वो 8,350 जो है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के, वाटर सप्लाई हाउस होल्ड 500 सिटीज़ में साफ पानी के लिए, 888 करोड़ का जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अदर मेडिकल कॉलेजेस या हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोवाइड कराएं। तो ये सभी जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।